हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया साल आ चुका है और हनोई में अभी भी उतनी ठंड नहीं है जितनी दिल्ली में या इंडिया में मैंने सुनी है। जितनी ठंड दिल्ली में इस वक्त है उतनी हनोई में अभी फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 16 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे जो है एक्चुअली जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो फ़िलहाल वियतनाम में हैं। और काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे फेसबुक पे रिसीव हुए टीचिंग जॉब से रिलेटेड, तो सबको मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। और दूसरा जो है, अगर आप अपार्टमेंट को रेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और जो बैंक अकाउंट आपको अगर अपने नाम पे खुलवाना है तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट, अगर आप हनोई में हैं, दानांग में हैं या हो ची मिन में हैं, वियतनाम में किसी भी जगह है, तो सब जगह कई लोग आपको जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो मैं आपको दोनों इन्फॉर्मेशन दोनों तरीके का आपको बता देती हूँ। कई लोग जो है टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आते हैं, और टूरिस्ट वीज़ा पे होटल में अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं तो आपको वो अफोर्डेबल नहीं लगता, क्योंकि 300K से लेके 700K अगर आप किसी बहुत ही अच्छी जगह में रुके हैं तो ये पर डे के चार्जेस होते हैं। तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका किचन नहीं है, और जो है आप जहाँ पे भी किसी भी पर्पज़ से यहाँ आ रहे हैं, अगर आप घूमने के पर्पज़ से नहीं आ रहे हैं तो वो जगह दूर पड़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको बहुत जो है एक्सपेंसिव पड़ते हैं ये पर डे के। तो अपार्टमेंट लेने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पे, येस ऑफ कोर्स, टूरिस्ट वीज़ा पे भी आपको जो है यहाँ पर अपार्टमेंट्स मिलते हैं, पर उसमें जो है कई बार 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग लेते हैं, और जो मिनिमम चार्जेस हैं आपके वो होते हैं 5 to 10 मिलियन। मिनिमम चार्जेस आपको बता रही हूँ, 5 million to 10 million वियतनाम डोंग। 1 मिलियन जो होता है वो आपका होता है इंडिया का 3,500 रुपीज़। तो ये चार्जेस होते हैं, जिसमें कई जगह तो है इंक्लूडेड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर आप किसी होटल जैसी जगह में आप अगर टूरिस्ट एरिया में अगर आप घूम रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के आपको अलग से चार्जेस नहीं देने हैं, वो इंक्लूडेड होता है। और जो आप टूरिस्ट एरिया में नहीं घूम रहे हैं और वहाँ अगर आप अपार्टमेंट रेंट करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के, वाईफाई के, मेंटेनेंस के, आपके वाटर के, ये सारी चीज़ें आपको अलग से देनी पड़ेगी। उसके साथ आपको 1 महीने का जो है वो भी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा कि आप ये सोच रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपका जो 3 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा है उसके अकॉर्डिंग आप टूरिस्ट एरिया में या किसी भी जगह में अगर आप जा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, बट 1 महीने की सिक्योरिटी में मिल जाएगा। बट कई बार जो है बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के भी लोग दे देते हैं, जहां वो मुझे लगता है कि 5 मिलियन का जो रेंट वो लेते होंगे वो 7 मिलियन में करके ऐसे दे देते हैं महीने के लिए, 1 महीने के लिए ऐसे दे देते हैं। ऐसे भी मिल जाते हैं यहाँ पर। अगर आप किसी बिजनेस पर्पज़ से आ रहे हैं या जॉब के पर्पज़ से आ रहे हैं तो वो मैं बता देती हूँ। बट अगर आप किसी टूरिस्ट एरिया में नहीं हैं और आप किसी और जगह में जा रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, किसी अच्छी सोसाइटी में आप रहना चाहते हैं जैसे मैं अभी रह रही हूँ, तो वहाँ के लिए आपके पास वर्क परमिट, आपके पास जो है वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और टीआरसी आपके पास होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर होता है। अगर आप किसी भी कंट्री से ब्लैक लिस्टेड हैं, आप नेबर कंट्री से, लाओस से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, या किसी भी कंट्री से, आपका पूरा पासपोर्ट चेक होता है। जहाँ मैं रह रही हूँ फ़िलहाल, वर्क परमिट, आपका टीआरसी, पूरा कोई ओवरस्टे तो नहीं है, आप किसी कंट्री से बैन तो नहीं कर दिए गए हैं। उसके बाद जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं बता देती हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर अगर आप मैं फ़ीमेल हूँ, जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ, तो ये अपने साथ जो है मेल फीमेल को भी एक लेकर आते हैं जो कि पूरा इंग्लिश बोल लेती हैं। तो लिटरेट इनके पास चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि आपको ट्रांसलेटर की यूज़ करना पड़ेगा। और
तो जो ये फीमेल है ये पूरा आपसे जो जो भी सवाल करेगी, आप क्यों रह रहे हो, आपका पर्पस क्या है रहने का, किस वजह से रह रहे हो, जो भी वो आपसे सवाल करे, वो अगर वो सेटिस्फाई है उन सवालों से, जहाँ उनको वो डाउट होगा वो वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको रेंट पे यहाँ पर ऐसी जगह नहीं मिल जाती है। उसके बाद आपका पूरा जो है पासपोर्ट चेक होता है। और अगर आप ये सोचें कि आपने अपने नाम पर ये रेंट पे अपार्टमेंट लिया है तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, तो वो आप भूल जाइए। आपके साथ जो भी यहाँ पे रहने के लिए आएंगे उनकी भी पूरी वेरिफिकेशन वैसे ही होगी, पूरा पासपोर्ट उनका भी चेक होगा, उनकी भी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी सारी चीज़ें होंगी। किसी कंट्री से आप बैन तो नहीं हो, कोई क्राइम तो नहीं किया है आपने, क्योंकि अगर आप ये सोचें आपका लैंडलॉर्ड यहाँ नहीं रह रहा है तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ आस पास सारे लोग रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में आसपास नेबर रहते हैं और कोई भी आपके घर में आए उनको इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। तो इवन दो अगर मेरे घर में कोई एक नाइट स्टे के लिए भी विजिटर आएगा तो उसके लिए भी मुझे उसका वीज़ा, उसकी पासपोर्ट की डिटेल भेजनी पड़ेगी अपनी लैंडलॉर्ड को, अपना पुलिस चेक, और तब जाके जो है अथॉरिटी मिलती है यहाँ रहने की। तो यहाँ रहना, जिस जगह मैं रह रही हूँ वो इजी नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे टूरिस्ट एरिया में इसमें उसमें जो है आपके वीज़ा के अकॉर्डिंग आपको जगह मिल जाती है, जहाँ पे कई बार जो है 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे टूरिस्ट वीज़ा पे दे देते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको बताएंगे नहीं, पूरी सारी सारी चीज़ें बताएंगे नहीं, बट आपके जो इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, वाटर के, इसके मेंटेनेंस के, वो बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज करके वो पैसे आपसे मांगेंगे और आपको देना ही पड़ेगा। और आप जो मर्जी कर लीजिए कि पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस कोई हेल्प नहीं करने वाली, वो फिर आपको देने पड़ेंगे, और जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी नहीं आपको मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। किसी जगह भी आप वियतनामीज हो, फॉरनर हो या कोई भी हो, डिपॉजिट यहाँ नहीं मिलता है। और अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ एक्चुअली आपका पुलिस चेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ जो है आपका डिपॉजिट आपको मिल जाता है। बट जहाँ सारी चीज़ें ये पुलिस चेक वगैरह नहीं हो रहा है वहाँ डिपॉजिट आपको नहीं मिलता है। और जितने भी वो चार्ज करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के कितने भी चार्ज करें, वाटर के जितने भी ओवर चार्ज करें, आपको देना पड़ेगा वो, वरना वो आपका सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। डजेंट मैटर, उनके पास आपकी सिक्योरिटी है, सामान उठा के यहाँ फेंक दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। अब सेकंड जो है मैं उस पर बात करना चाहती हूँ, बैंक अकाउंट। किसी भी बैंक में आप खुद के नाम पे बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। पहली बात तो अगर आप किसी वियतनामीज को जानते हो और वैसे आप खुलवा रहे हो, तो भी कुछ किसी को भी आप जानते हैं, तब भी आपके पास जब तक वर्क परमिट और टीआरसी नहीं होगा वैलिड, जो फेक ना हो, तब तक बैंक अकाउंट आपका नहीं खुल सकता, किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं खुल सकता। तो आप जो है, जब तक आप किसी कंपनी के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने जो है आपका वर्क परमिट, वो आपका वर्क परमिट देखेंगे किस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, और आपका टीआरसी देखेंगे, उस कंपनी से वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जो है आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। अदरवाइज बैंक अकाउंट आपका नहीं खुल सकता है किसी भी बैंक में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या वो वियतनाम में हैं और तो क्या कैसे मिलेगा काम, और अगर वो वियतनाम के बाहर हैं तो कैसे मिलेगा काम। मैं फिर आपसे कहूँगी, आप वियतनाम हैं, अमेरिकन नेटिव्स सारे यहाँ पर आके स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचे कि एक छोटी सी कंट्री में आके पूरी दुनिया के लोग आके काम करना चाहें तो उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो आप ये खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो सारे लोगों के लिए, अब इंडिया इतना बड़ा देश है कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट ने अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए इतना जॉब्स नहीं है उनके लिए कि वो वहाँ सरवाइव कर पाएँ। तो आपको क्या लगता है वियतनाम जैसे छोटे से देश में क्या पूरा इंडिया के लोग आ जाएंगे, सारी चीज़ें करने लग जाएंगे, तो क्या काम होगा। और दूसरा चीज़ लक की बात है, कई लोगों को जो वियतनाम में है भी नहीं, अभी प्रेजेंट भी नहीं है, तो भी काम मिल जाता है। और जो अभी फ़िलहाल वियतनाम में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा, तो ये लक की बात है। इस पर मैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहती। हो सकता है कि कई लोगों को
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सारी लक पे है। आप अपने एफर्ट्स करना मत छोड़िए, कहीं पे भी हैं आपकी किस्मत में लिखा होगा तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें उसमें मैं या कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो ये था मेरा एक शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग आपका वो आप रेंट पे कैसे ले सकते हैं, आपके कहाँ पैसे फंस सकते हैं, कहाँ स्कैम आपके साथ हो सकते हैं। बहुत सारी जगह जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्कैम्स भी होते हैं, हर जगह होते हैं। बट जैसे बहुत ज़्यादा क्राइम जैसे जिस तरीके का इंडिया में है उस तरीके के नहीं है। तो एक पीसफुल कंट्री है, इसीलिए रहना अच्छा लगता है। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ और लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आई मीन यहाँ पर आने के बाद क्यों लोग वापस नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं बनती बाकी लोगों से, क्या थॉट प्रोसेस उनका चेंज होता है, और क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है शेयर करूँगी। क्योंकि अभी वकेशन पे हूँ, कोई काम नहीं है और घर पे ही हूँ, फ्री हूँ। फ्री होने के बाद भी मैं जो है बड़ा सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। तो आपको ज़रूर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और वियतनाम के बारे में मैं दूंगी, जिससे कि बहुत सारे लोगों के साथ जो स्कैम होता है वो हो सकता है कि वो ना हो, अगर वो वीडियो वॉच करें तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।